के शब्द आगे बोलूंगा, आप लोग अपना हाथ सामने रखकर और उन शब्दों को दोहराएं। मंच के बाजू में जो कार्यक्रम चल रहा है उसको थोड़ी देर रोक दें और आप भी इस प्रतिक्रिया में शामिल हों। क्योंकि जब आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान की पहली प्रस्तावना का सम्मान आपको बराबर रूप से करना चाहिए। तो साथियों शुरू करते हैं। हाथ सामने रखेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकेतित होकर आज इस संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। जय भारत। अपनी जगह बैठ जाएं। चलिए कुछ समय हम आपसे चाहेंगे। सगा बंधुओं, मातृशक्ति है। मेरा देश भारत है और यह देश जाने वाले को सुनते जाएं। यह देश एक सांस्कृतिक देश है, धार्मिक देश नहीं है। संस्कृति यहाँ पहले आई है, जिसके जनक हमारी मातृशक्ति है। उनके लिए जरा ताली बजाइए। मातृशक्ति ने संस्कृति का जन्म दिया और पितृशक्ति ने धर्म को जन्म दिया। इसलिए हमारा देश सांस्कृतिक देश है, धार्मिक देश बाद में। अब कोई आपको आकर के कहे ये तो हिंदू राष्ट्र, अगर ऐसा बोलता है तो समझ जाइए ये आदिवासी मुक्त भारत की बात करते हैं। क्या आप चाहेंगे आदिवासी मुक्त भारत? क्योंकि देश किसका है? मेरे साथ नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा सरकार देश की चालक है, आपको बोलना है आदिवासी देश का। सरकार देश की चालक है, सरकार देश की चालक है। यह गौरव आपको तब से लेके अब तक और भविष्य होना चाहिए। ये आदिवासी का देश है और आदिवासी इस देश का मालिक है। मैं अभी देश दूंगा आपको कहने के लिए। मेरे पास अभी और भी चीजें थी, समय को मैं संक्षिप्त करूंगा। और दिल्ली हाईकोर्ट के एक पिटीशन जिसका निर्णय एविडेंस के साथ है, आपके सामने पढ़ के बताता हूं। दिखा तो नहीं सकता सबको, चाहे तो ये कॉपी आप मुझसे ले सकते हैं और भी रखिए मेरे पास, बांट लीजिएगा। संविधान में जो आर्टिकल 342 है, जो आदिवासियों के लिए आरक्षण, 342 में आदिवासियों को परिभाषित किया गया है। उसी पिटीशन के तहत दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है? अंडरस्टैंडिंग इनकरेक्ट, हिंदी में बोलूंगा, पहले अंग्रेजी में सुन लीजिए। अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, पूरी तरह समझकर जो करेक्ट है, सत्य है। आई हैव चेक मीनिंग
और आदिवासी। मैंने चेक किया है, जांच किया है कि आदिवासी कौन है, तो क्या एंड फाइंड और यह पाया सैम डिस्क्राइब इट्स पीपल लिविंग इंडिया बिफोर द अराइविंग ऑफ आर्यन। वे लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं और जिनका आवास, जिनका निवास, जिनका जीवन आर्यों के आगमन के पहले का। दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ रहा होगा क्योंकि मेरी बोलने की शैली कुछ ऐसी है। आदिवासी यहां पर आर्यों के पहले से निवास कर रहा है। प्रश्न उठता है आर्य कौन है और अनार्य कौन है। उसका भी एविडेंस दूंगा जो सुप्रीम कोर्ट का है। ये बात कहने के पहले मैं सभी मंच सामने और आसपास जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको भारत की संस्कृति के बारे में थोड़ा बता दूं ताकि वो ये ना समझे कि आदिवासी मतलब कौन। बुद्धिजनों, उत्सव मनाने के लिए आप आए हैं, बधाइयां, शुभकामनाएं आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस की। विचार भी लेके जाइए। बहुत कालांतर में नहीं, अभी भी हमारे कल्चर में हम पाते हैं कि जब आपके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो करस करवा कहां से लाते हैं आप? किसी कुंभकार भाई के यहां से लाते हैं। उस करस करवा को, उस दीपक को कौन बनाता है? जवाब आपके पास है। उस कार्यक्रम में बाजा कौन बजाता है? आपके पास जवाब है। उस बेटी को भेंट स्वरूप आभूषण देने का काम पिता या माता या परिजन करते हैं। उसको कौन बनाता है? और उसी दीपक में जब तेल डालने की बात आती है तो तेल कहां से आता है? और ये सब करने के लिए अनाज की जरूरत पड़ती है और अनाज पैदा करने के लिए किसान की जरूरत पड़ती है और किसान को हल की जरूरत पड़ती है। तो हल का कृषि कौन बनाता है? जवाब आपके पास है। जब ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हैं, इसके मायने ये है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी ये सब भाई भाई। हमारी सामाजिक व्यवस्था ने इन चीजों की स्थापना करी। मेरे यादव भाई कोई बैठा हुआ है यहां पर, उसमें भी गोत्र व्यवस्था चलती है। ये क्या है? ये संस्कृति है। हमारे ऐसे समाज के भी लोग बैठे होंगे, उनमें भी गोत्र व्यवस्था चलती है। ये हमारी संस्कृति है। क्योंकि मां के भाई को हम मामा ही बोलते हैं, चाहे एससी में हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। ये संस्कृति कहां से आई है? विदेशी नहीं आई। विदेशी लोगों ने हम लोगों को हमने दिया। जब संस्कृति की बात आती है तो शादी विवाह और घरेलू संस्कार में यदि संस्कृति की झलक ना दिखाई पड़े तो लगता है कि हम संस्कृति विहीन हो गए। आज मुस्लिम भाई के घर में भी जब विवाह होता है साथियों, मंडप वहां भी गड़ाया जाता है, हरा मंडप वहां भी गड़ाया जाता है। ये सच है कि नहीं? विश्वकर्मा भाई के घर में विवाह होता है तो हरा मंडप गड़ाया जाता है। उसका भी एक लॉजिक है। समय होता तो बताता, अगर चाहूं तो बताऊं या ना बताऊं। हरा मंडप गड़ाने का और एससी, एसटी, ओबीसी सब भाई भाई है, इसको प्रमाणित करने का एविडेंस उस हरा मंडप में। अनुमति है तो बोलूं? भीड़ से मुझे मतलब नहीं है, मुझे समझदार विचारवान लोगों से मतलब है। 100 की भीड़ में 10 समझदार लोग ताकतवर होते हैं, क्योंकि ताकत विचार में होती है। वो ताकत लेकर के जाइए। अगर इस मन से बोलने का किसी को अवसर मिलता है तो वो विचार ही बोलता है।
चलिए मंडप की बात कर रहा हूं, संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। आपने जल प्रलय की बात सुनी होगी। दादा लोग सुनाया करते थे कि दुनिया में कभी जल प्रलय हुआ था। उस वक्त सारी दुनिया जलमग्न हो गई थी। केवल अमूरकोट पर्वत, जिसको आज अमरकंटक बोलते हैं आप, वह थोड़ा उठा हुआ था, सब कुछ डूब गया था। वहां पर बड़े दाऊ और बड़े दाई अपने भतीजा और भतीजे के साथ जीवित बचे थे। साथ में एक कौवा, एक कछुआ जीवित था। बड़े दाऊ दाई ने कहा, बेटा जरा जाके अपने श्रृंगार द्वीप की खोज तो करो, तुम्हारे लोग जीवित भी हैं कि नहीं है। संकट था, कैसे जाएं? कछुए ने कहा, भाई चिंता मत करो, दोनों लोग मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको श्रृंगार द्वीप तक ले चलूंगा। कौवा ने कहा, चिंता मत करिए, आकाश मार्ग से मैं चलूंगा और आपको श्रृंगार द्वीप का रास्ता बताऊंगा। दोनों ने बड़ा देव से प्रार्थना करी, हे बड़ा देव, हम अपने समाज की खोज में जा रहे हैं, परिजनों की खोज में जा रहे हैं, हमें ताकत दो और हमारी सहायता करो। अमूरकोट पर्वत उठ गया और पानी का बहाव एक तरफ हो गया। इस बहाव में कछुआ और सुकमा पेरी और सुकमी पेरियार भाई बहन दोनों उनके पीठ पर बैठ के बहते चले। आगे चलकर उन्होंने श्रृंगार द्वीप की खोज करी, जहां पर लोग उनके जीवित थे। सुकमा पेरी ने बहन का विवाह कुल गोत्र के हिसाब से कर दिया और समाज सेवा में लग गया। कालांतर में जब उन्हें लगा कि माता पिता की खबर उनके ली जाए, तब तक पानी सूख चुका था। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि जहां पर माता पिता बड़े दादा दाई को छोड़ के आए थे, वहां वो दादा दाई नहीं है, वहां से एक झरना बह रहा है और उस झरने के ऊपर एक बांस का भीरा टूट आया है। सुकमा पेरियार सुकमी पेरियार ने कहा, समझा, विश्वास किया कि यही मेरे बड़े दाऊ और बड़े दाई हैं, यही मेरे जन्मदाता हैं, यही से मेरे वंश की रक्षा हुई है। और उसी बांस की भीरा को, उसी नर्मदा में, जिसको आप नर और मादा कहते हैं, वो नर्मदा हो गया आज। बांस की भीरा को अपना वंशज मानकर बांस कहा गया, वंश की वृद्धि करने वाला बांस। और उस बांस की टोकरी बनाने वाला पराया हो सकता है क्या? उस बांस के भीरे को हमारा विश्वकर्मा भाई जब अपने मंडप में गढ़ाता है, वो विजाती हो सकता है क्या? जब साहू भाई अपने घर के मंडप में उस बांस के भीरे को लगाता है, तो वो ओबीसी हो सकता है क्या? जिस किसी के घर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, तो बांस का भीरा इसलिए लगाया जाता है ताकि वंश की वृद्धि हो। ये केवल आदिवासी का हक है क्या? ये संस्कृति सबके ऊपर व्याप्त है। ऐसी संस्कृति से पूर्ण देश भारत जो आदिवासियों का है, और यहाँ के एससी ओबीसी लोग आदिवासी के वंशज, अर्थात हम सब एक कोई खानदान के। इसलिए हमारे बीच भेद करने वाली बात चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो, चाहे सरकार के द्वारा हो, अगर आती है तो विचारों के साथ उसका मुकाबला करिए। ये चैलेंज की आज आपकी ताकत आपने महसूस करी होगी कि सारे मंच वे लोग थे जो कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन इस मंच पर एक जगह लाके बिठा दिया। ये कौन सी भावना है? वो सामाजिकता की भावना। कांग्रेस भी आया, बीजेपी भी आई, अन्य पार्टियां भी आई जो आपके सामने थे। कौन सा भावना की जीत है? इस सामाजिक विचारों की जीत। इसे बोलते हैं सामाजिक विचार, इसे बोलते हैं सामाजिक मंच। आप किसी भी पार्टी में रहें, कोई बात नहीं, सामाजिक मंच की बात आए तो हम सब एक हैं। एक एविडेंस और बताता हूं, जो मैंने बताया था कि आदिवासी यहां पर तब से रह रहे हैं जब से यहां पर आर्य नहीं आए थे, अर्थात आर्यों के आगमन के पहले आदिवासी लोग यहां पर रह रहे हैं। तो सवाल उठता है, भाई कि आदिवासी रह रहे हैं, ये तो समझ में आ गया, आर्य कौन है समझ में आया क्या?
सोचिए, ये प्रश्न है आपके लिए। ना समझ में आए तो हमारे बुद्धिजन जो है, विचारवान लोग हैं, उनसे बात करिए कि आर्य है क्यों। आगे मैं एक एविडेंस और रखता हूं आपके सामने में। जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी 2011 को कहा, उसकी मैंने फोटो ली है, पढ़ के बताता हूं, सभी के पास तो नहीं है देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्र की खंडपीठ ने क्या कहा है, जरा मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, आप उसे सुनिए और एविडेंस के रूप में उसको याद रखिएगा। उस निर्णय में उन्होंने कहा है, गौर से सुनेंगे, 10 लोग कोई बात नहीं, 10 विचार के लोग हैं, विचारवान लोग हैं, ये ताकत है हमारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आदिवासी देश के असली नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बता रहा हूं, कॉपी चाहिए तो आप निकलवा सकते हैं। शेष लोग अवराजक, जिसको माइग्रेटेड आक्रमणकारियों की संतानें हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं साहब, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, इसको मैं पढ़ के बता रहा हूं। गलत है क्या? अगर आप बोले ना बताया जाए तो ना बताया जाए तो सुनिए। आदिवासी देश के असली नागरिक हैं, शेष लोग अव्राजक की संतानें जो आदिवासियों के साथ बुरा बर्ताव करते आए। पुराने समय में उन्हें राक्षस, असुर और ना जाने क्या क्या कहा गया। समझ लीजिए, राक्षस और असुर और दानव किसके लिए कहा गया, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जबकि ये लोग गैर आदिवासियों के मुकाबले चरित्रवान होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ना ही किसी को ठगते हैं। लेकिन इन पर अत्याचार लगातार होते आए। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युवा एकलव्य को शिक्षित किए बिना उसका अंगूठा दक्षिणा में मांग लेना आदिवासियों के साथ शास्त्रीय शताब्दियों से चला आ रहा शास्त्रीय उदाहरण है, अर्थात शास्त्रों में लिखा है। यह एविडेंस है कि द्रोणाचार्य को शिक्षा दिए बगैर भी उसका अंगूठा मांग लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन वर्ग के लोगों के साथ सदियों से अत्याचार होता है। तो मेरे सगा साथियों, अत्याचार आ रहा है, हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बर्दाश्त करते जाएं। विरोध करने की क्षमता भी पैदा करने की आवश्यकता है, और ये विरोध करने की क्षमता विचारों से आएगा। विचार किसके होने चाहिए? भाजपा और कांग्रेस वालों के नहीं होना चाहिए। विचार समाजवाद के लोगों को होना चाहिए, जो समाज को आगे ले जाए। पार्टियां आपको वोट देने के लिए अपने विचारधारा में तोलेंगी, कांग्रेस अपने तरफ ले जाकर के आपको विचारधारा में तोलेगी। लेकिन आप जब तक सामाजिक विचारधारा के साथ आगे नहीं चलेंगे, समाज को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आज इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने इस जगह पर किया, ये आपकी जीत है। इसके लिए मैं अपने समाज के सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को लगभग समाप्त करता हूं, क्योंकि लोगों को दूर भी जाना है, कहने के और भी है। लेकिन सिर्फ इतना संदेश लेके जाइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदिवासियों को परिभाषित कर रहा है कि यहाँ के आदिवासी आर्यों के आगमन के पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, अर्थात यही देश के क्या है भाई, मालिक है कि नौकर है। इसीलिए मैंने कहा सरकार देश की चालक है। आवाज दीजिए, सरकार देश की चालक है। आवाज नहीं आई, जनप्रतिनिधि कैसे सुनेंगे? सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का
एक बार जरा जोर से। सरकार देश की चालक है, सरकार देश की चालक है और इस मालिकाना हक को कायम विधायक जी रखेंगे, जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य रखेंगे, जनपद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष महोदय जी रखेंगे। इस अधिकार को कौन कायम रखेगा? क्योंकि सारी फौज इस प्रयास में है कि आदिवासी अपने आप को भूल जाए। अब उसे वनवासी भी कहा जाने लगा है। वनवासी मतलब कहां रहने वाला, और जंगल में सुअर भी रहता है। तुम बोल किसके रहे हो? इतना बड़ा अपमान आदिवासी का। मेरा भाई मेरी बहनें समझ ही नहीं रहे। ये परिभाषा कौन दे रहा है हमको? देश के मालिक हैं हम लोग, परिभाषा कौन दे रहा है हमारा? सोचने की आवश्यकता। हमारा नामकरण, हमारे अधिकारों का अल्पीकरण, हमें परिभाषित करने का काम दूसरे लोग करें, ये हमारे समाज की हार है। इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। यही हमारी सामाजिक विचारधारा है। तो चलिए, सभी के धैर्य के लिए धन्यवाद। सभी को जो आप बातें और थी, समय कम है, किसी और मंच पर, किसी और से। जय बिरसा, जय भारत, जय जवान।